स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 पार्ट 2 शुरू होते एपिसोड की शुरुआत होती है विल बायर्स के फ्यूनरल से। पूरा हॉकिंस शहर विल की मौत का गम मना रहा है। माइक, लूकस और डस्टिन भी वहां आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सैडनेस के साथ कंफ्यूजन भी है। माइक सोचता है, अगर विल सच में मरा होता तो 11 क्यों कहती कि वो जिंदा है। लूकस को सब टाइम 11 पर शक रहता है। उसे लगता है कि 11 सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। डस्टिन थोड़ा न्यूट्रल है, वो हर चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करता है। जॉयस फ्यूनरल के बाद भी पक्का मानती है कि विल अब भी अलाइव है। वो कहती है, वो मुझसे बात कर रहा है लाइट्स के जरिए, वो मुझसे सिग्नल भेज रहा है। जॉनथन अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि जॉयस मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। शेरिफ हॉपर को हॉकिंस लैब की एक्टिविटीज पर और भी शक होता है। वो रात में चोरी छिपे लैब में घुसता है। अंदर जाकर वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंचता है, जहां उसे कुछ अजीब बायोलॉजिकल चीजें दिखती हैं, जैसे दीवार पर उगता हुआ स्लाइमी ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो बिल्कुल एलियन और अननेचुरल लगता है। वो मेन हॉलवे में जाकर दीवार पर एक स्ट्रेंज पल्सेटिंग गेटवे देखता है। वो हाथ बढ़ाकर उसे छूता है तो लगता है जैसे कोई ब्रीदिंग कर रहा हो। हॉपर डर भी जाता है, लेकिन क्यूरियस भी होता है। ये पहली बार है जब किसी अडल्ट कैरेक्टर ने अपसाइड डाउन के पोर्टल को फिजिकली देखा है। नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बारबरा, उसकी मिसिंग फ्रेंड की यादें हैं। उसे यकीन है कि बारबरा के साथ कुछ हुआ है। जॉनथन भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करता है। वो जंगल में जाता है और कैमरे से तस्वीरें लेता है। नैन्सी और जॉनथन मिलकर डिस्कस करते हैं कि शायद दोनों की मिसिंग फ्रेंड्स विल और बार्ब का कनेक्शन एक ही मॉन्स्टर से है। यहाँ से नैन्सी और जॉनथन की डिटेक्टिव पार्टनरशिप शुरू होती है, जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। जॉयस अपने घर में क्रिसमस लाइट्स के जरिए विल से बात करती रहती है। अचानक सभी बल्ब्स तेजी से ब्लिंक करने लगते हैं और दीवार पर विल की आवाज़ फेंटली सुनाई देती है। जॉयस दीवार पर बार बार चिल्लाती है, विल वेयर आर यू। लाइट्स एक स्पेसिफिक जगह पर ग्लो करने लगते हैं, जैसे विल बता रहा हो कि वो दीवार के उस पार है। जॉयस हथौड़ा उठाती है और दीवार तोड़ देती है। दीवार के अंदर उसे एक अजीब, फ्लैशी और डार्क पोर्टल जैसा नजर आता है, लेकिन तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड लॉनी आता है और उसे रोकता है। लॉनी कहता है, जॉयस तुम पागल हो गई हो, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। जॉयस का दिल टूट जाता है, लेकिन अंदर से उसे पता है कि वो सही है। माइक, लूकस और डस्टिन डिसाइड करते हैं कि अगर विल अपसाइड डाउन में है तो उन्हें उसे ढूंढने के लिए उस दुनिया में जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंट्री कैसे की जाए। वो हॉकिंस के बाहर के जंगल में जाते हैं और कंपास का यूज करते हैं। कंपास हर बार हॉकिंस लैब की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जिससे उन्हें शक होता है कि वहां मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है। शायद वही अपसाइड डाउन का गेट है। लेकिन लूकस को अब भी 11 पर शक है। उसे लगता है 11 उन्हें मैनिपुलेट कर रही है। दोनों लड़ पड़ते हैं। माइक 11 का सपोर्ट करता है। लूकस गुस्से में ग्रुप छोड़कर चला जाता है। एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब हॉपर हॉकिंस लैब से वापस आता है। रात में घर पहुंचकर वो अचानक देखता है कि उसकी घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो घबराकर अपने पूरे घर की तलाशी लेता है। आखिर में उसे अपने लिविंग रूम में कुछ अजीब लगता है। वो सोफे के नीचे जाकर चेक करता है और शॉक में आ जाता है। वहाँ उसे माइक्रोफोन्स और बगिंग डिवाइसेस मिलते हैं, जो क्लियरली हॉकिंस लैब ने उसके घर में लगाए हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि लैब हर किसी पर नज़र रख रही है और विल का मामला सिंपल मिसिंग चाइल्ड केस नहीं है, ये कहीं ज़्यादा डेंजरस है। पहली बार अपसाइड डाउन का कॉन्सेप्ट सॉलिड तरीके से सामने आता है। नैन्सी और जॉनथन जंगल में बार्ब और विल की तलाश कर रहे होते हैं। नैन्सी क्यूरियोसिटी में जॉनथन की गन और कैमरा लेकर अकेली थोड़ी अंदर जाती है। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सा पेड़ दिखता है, जिसकी जड़ें और ट्रंक कुछ अननेचुरल लगती हैं। नैन्सी करीब जाती है और देखती है कि उस पेड़ के अंदर एक स्लाइमी, फ्लैशी पोर्टल जैसा ओपनिंग है। वो अंदर झांकती है और शॉक में रह जाती है। दूसरी तरफ अंधेरा, गंदी हवा और अजीब आवाजें आती हैं।
नैन्सी क्यूरियोसिटी में अंदर स्टेप रख देती है और सीधे अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है। वहां उसे चारों तरफ क्रीपी साइलेंस, स्लाइमी चीजें और अजीब टेंटिकल जैसे ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तभी अचानक डेमोगॉर्गन उसकी तरफ आता है। नैन्सी चीखने लगती है। जोनाथन बाहर पेड़ के पास आता है और नैन्सी को गायब पाकर घबरा जाता है, लेकिन लकीली नैन्सी वापस पोर्टल से बाहर निकल आती है, पूरी तरह डर के मारे कांपती हुई। दूसरी तरफ हॉपर विल की डेथ से जुड़े सारे क्लूज कनेक्ट करता है और सोचता है कि जॉयस शायद सच कह रही है। वो जॉयस के घर जाता है और उसे सब बताता है। जॉयस, मैंने लैब में कुछ देखा है, दीवार में कुछ था, जैसे कोई ब्रीदिंग कर रहा हो। जॉयस तुरंत एक्साइटेड होकर कहती है, मैं पागल नहीं हूँ हॉपर, विल वही है इस दूसरी दुनिया में। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें साथ मिलकर हॉकिंस लैब का सामना करना होगा। यहीं से हॉपर और जॉयस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लूकस अपने ग्रुप से अलग हो चुका है, लेकिन वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अपने बाइनोक्यूलर्स और वॉकी टॉकी के साथ वो हॉकिंस लैब पर नजर रखता है। वो देखता है कि लैब के साइंटिस्ट्स और सिक्योरिटी वैन्स शहर में घूम रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। वो माइक और डस्टिन को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसका कनेक्शन उनसे टूट चुका है। माइक और डस्टिन अब भी 11 के साथ हैं, लेकिन उनके बीच टेंशन है क्योंकि लूकस ने ग्रुप छोड़ दिया। माइक 11 को समझाता है कि वो उस पर भरोसा करता है। डस्टिन भी कहता है कि 11 उनकी सबसे बड़ी होप है विल को बचाने की। 11 गिल्ट फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर डेमोगॉर्गन इनडायरेक्टली उसकी वजह से आया। नैन्सी घर लौटने के बाद जोनाथन को बताती है कि उसने मॉन्स्टर को करीब से देखा है। दोनों समझते हैं कि डेमोगॉर्गन जानवर जैसा है, लेकिन एक अलग डिमेंशन से आया हुआ है। जोनाथन और नैन्सी डिसाइड करते हैं कि वो इसे मारने का तरीका ढूंढेंगे। जोनाथन सजेस्ट करता है कि मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह स्मेल और ब्लड से अट्रैक्ट होता होगा। दोनों प्लान बनाते हैं कि ट्रैप तैयार करेंगे। माइक और डस्टिन अपनी साइकिल पर 11 को लेकर स्कूल जाते हैं। रास्ते में कुछ बुलीज, ट्रॉय और जेम्स, उन्हें रोकते हैं। ट्रॉय, जो पहले से माइक से बदला लेना चाहता था, डस्टिन को पकड़ लेता है और उसे चोट पहुंचाने की धमकी देता है। वो डस्टिन से कहता है कि उसकी सारी टीथ निकलवाएगा। डस्टिन डर जाता है और माइक को चिल्लाकर हेल्प मांगता है। माइक गुस्से में आकर ट्रॉय को रोकता है, लेकिन ट्रॉय उसे एक खतरनाक डिमांड देता है, तू इस पॉन्ड में कूदकर खुद को मार, वरना मैं तेरे दोस्त की जान लूंगा। माइक मजबूरी में पॉन्ड में कूद जाता है। वो पानी के अंदर स्ट्रगल करता है और लगभग डूबने वाला होता है। तभी 11 आती है। उसकी नाक से खून बह रहा है, लेकिन वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर का इस्तेमाल करती है। ट्रॉय का हाथ ट्विस्ट कर देती है। बुली चिल्लाकर भागने लगता है। 11 माइक को पानी से बाहर खींच लेती है। ये सीन बहुत इमोशनल है क्योंकि माइक और 11 का बॉन्ड और गहरा हो जाता है। माइक उसे गले लगाता है और कहता है, तुम हमारी सुपर हीरो हो। हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब जाते हैं और वहाँ साइंटिस्ट्स को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर घुसना आसान नहीं है। सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है और सडेशन देकर अनकॉन्शियस कर देती है। जब दोनों होश में आते हैं तो खुद को अलग अलग रूम्स में पाते हैं। लैब वालों ने उन्हें वार्न किया है कि वे ज्यादा क्यूरियोसिटी न दिखाएं, लेकिन हॉपर अब और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो जाता है। उसे पता चल चुका है कि विल और बार्ब का मामला सीधे लैब से जुड़ा है। एपिसोड के एंड में पैरेलल ट्रैक्स बनते हैं। जॉयस और हॉपर अब एक टीम बन चुके हैं। नैन्सी और जोनाथन मॉन्स्टर के खिलाफ ट्रैप बनाने का प्लान करते हैं। माइक, डस्टिन और 11 ने बुलीज को हराया, लेकिन अब हॉकिंस लैब उनकी तलाश में है। लूकस वॉकी टॉकी से ग्रुप को वार्न करता है कि लैब की वैन्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं। कैमरा जूम आउट करता है और हम देखते हैं कि हॉकिंस शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माइक, डस्टिन और 11 अपनी साइकिल्स पर हॉकिंस की सड़क पर भाग रहे हैं। अचानक पीछे से हॉकिंस लैब की सफ़ेद वैन्स आती दिखती हैं। डस्टिन घबराकर चिल्लाता है, ओह नो, दे आर कमिंग स्ट्रेट फॉर अस। माइक पेडल मार मार पर स्पीड बढ़ाता है। 11 भी डर के मारे पीछे मुड़कर देख रही है। वहीं दूसरी तरफ लूकस, जो पहले अलग हो गया था, बाइनोक्यूलर्स से ये सब देख लेता है और वॉकी टॉकी पर वार्न करता है, गाइस रन, दे राइट बिहाइंड यू। लैब की एक वैन सामने से आकर रोड ब्लॉक कर देती है। अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता।
माइक घबराकर 11 की तरफ देखता है। 11 आंखें बंद करके अपने पावर्स यूज करती है। वैन अचानक हवा में लिफ्ट हो जाती है। वो बच्चों के ऊपर से पलटते हुए दूसरी तरफ क्रैश कर जाती है। स्पार्क्स उड़ते हैं और साइंटिस्ट शॉक में रह जाते हैं। डस्टिन और माइक स्टंग्ड होकर 11 को देखते हैं। माइक धीरे से कहता है, "You're like the best सुपर हीरो एवर।" 11 थकी हुई जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसके पावर्स बहुत एनर्जी ड्रेन कर चुके हैं। बाइक चेस के बाद फाइनली लूकस ग्रुप में वापस आ जाता है। शुरू में टेंशन होती है क्योंकि वो और माइक झगड़ा कर चुके थे, लेकिन जब लूकस 11 की पावर देखता है तो उसे एहसास होता है कि 11 सच बोल रही थी। वो ऑकवर्ड तरीके से माइक से कहता है, "आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग।" माइक मुस्कुराकर उसे गले लगा लेता है। डस्टिन भी खुश हो जाता है और कहता है, "ग्रुप बैक टुगेदर।" ये मोमेंट बहुत इमोशनल है क्योंकि अब सारे किड्स यूनाइटेड हैं, एक प्रॉपर टीम बनकर। हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर, जिसे बच्चे पापा कहते हैं, हॉपर और जॉयस को इंटेरोगेट करता है। वो हॉपर से कहता है, "तुमने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन अगर तुम चुप रहो और हमारे साथ कोऑपरेट करो तो हम तुम्हें तुम्हारे बेटे तक ले जाएंगे।" हॉपर और जॉयस मजबूरी में डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्रेनर क्लियरली चाहता है कि 11 उसके कंट्रोल में वापस आए। बच्चे छुपकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां हॉपर और जॉयस भी मौजूद होते हैं। यहाँ फाइनली सब कैरेक्टर्स एक ही जगह मिलते हैं। जॉयस 11 को पहली बार देखती है और उसे गले लगाती है, जैसे उसे लगे कि यही उसकी बेटी हो। माइक प्राउडली कहता है, "शी इज द वन हुज बीन हेल्पिंग अस। शी फाउंड विल्स वॉइस।" हॉपर ध्यान से 11 की तरफ देखता है और कहता है, "शी नोज वेयर विल इज। शी इज आर की।" अब प्रॉब्लम यह है कि 11 अपसाइड डाउन में क्लियरली देख नहीं पा रही, क्योंकि उसे एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, बिल्कुल सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक जैसा। मिस्टर क्लार्क, साइंस टीचर, सिक्किंस लेट नाइट कॉल करके पूछते हैं, "सर, अगर हमें किसी को सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक बनाना हो तो कैसे बनाए?" मिस्टर क्लार्क मज़े मज़े में बताता है, "तुम्हें चाहिए बहुत सारा सॉल्ट, पानी और एक कंप्लीटली आइसोलेटेड जगह।" किड्स तुरंत प्लान बनाते हैं कि लोकल मिडिल स्कूल के जिम में जाकर एक टेम्पररी बाथटब बनाएंगे। डस्टिन केमिकल सप्लाई रूम से बहुत सारे सॉल्ट बैग्स अरेंज करता है। पूल को सॉल्ट वाटर से भर दिया जाता है। 11 डर रही होती है, लेकिन माइक उसका हाथ पकड़कर कहता है, "डोंट बी अफ्रेड, वी विल बी राइट हियर।" 11 पानी के टैंक में लेटती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती हैं और वो ब्लैक वॉइड में एंटर कर जाती है। वो इधर उधर घूमती है और सडनली उसे बार्ब दिखती है। बार्ब पहले ही डेड हो चुकी है। उसके शरीर पर स्लाइम और वूंड्स है। 11 धीरे से विस्पर करती है, "आई एम सॉरी।" फिर 11 आगे बढ़ती है और फाइनली विल को देखती है। विल किसी डार्क शेड जैसी जगह में छुपा हुआ है, चारों तरफ वाइन्स और स्लाइम से घिरा हुआ। वो ठंड से कांप रहा है और गा रहा है, "शुड आई स्टे और शुड आई गो?" 11 रोते हुए जॉयस को बताती है, "ही इज अलाइव बट ही इज वेरी वीक।" जॉयस तुरंत चिल्लाती है, "आई एम कमिंग फॉर यू बेबी, होल्ड ऑन।" यह सीन बहुत इमोशनल है। पहली बार सबको सॉलिड कॉन्फर्मेशन मिलता है कि विल जिंदा है, लेकिन डेंजर में है। नैन्सी और जॉनथन अपने ट्रैप तैयार करते हैं, बेयर ट्रैप्स लगाते हैं। गैसोलीन और आग से मॉन्स्टर को ल्यूर करने का प्लान बनाते हैं। स्टीव, नैन्सी का बॉयफ्रेंड, भी वहां आता है और दोनों को देखता है। पहले वो कंफ्यूज होता है, लेकिन बाद में मान जाता है कि सच में कोई मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ हॉकिंस लैब वाले 11 की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रेनर अपनी पूरी टीम लेकर किड्स को पकड़ने के लिए निकलता है। एपिसोड एंडिंग बहुत डेंस है। एक तरफ 11 विल की एग्जैक्ट लोकेशन बता चुकी है, दूसरी तरफ ब्रेनर की आर्मी बच्चों के पीछे निकल पड़ी है। नैन्सी और जॉनथन अपने ट्रैप के साथ मॉन्स्टर का सामना करने को तैयार है। कैमरा धीरे धीरे फेड होता है और हमें पता चलता है कि अब असली बैटल बस शुरू होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत हॉकिंस लैब या किड्स से नहीं होती, बल्कि हॉपर के पास से होती है। कैमरा धीरे धीरे एक हॉस्पिटल रूम पर जूम करता है। वहाँ एक छोटी सी लड़की, सैरा, ऑक्सीजन मास्क लगाकर बेड पर लेटी है। हॉपर उसके पास बैठा हुआ है। उसकी आंखों में डर और हेल्पलेसनेस है। सैरा कहती है, "डैडी, आई एम स्केर्ड।" हॉपर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें नम हैं।
अगले ही मोमेंट सीन अब्रप्टली कट होता है। डॉक्टर्स रश करते हैं और मशीन्स बीप करने लगती हैं। सैरा की मौत हो जाती है। यह फ्लैशबैक हॉपर की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। उसी पल से उसके अंदर एक खालीपन है जिसे वो किसी भी तरह भर नहीं पाया। यही वजह है कि विल को बचाना उसके लिए एक पर्सनल मिशन बन चुका है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब में ब्रेनर और साइंटिस्ट्स के कंट्रोल में है। ब्रेनर कामली बैठा है और कहता है, शेरिफ हॉपर, मिसेस बायर्स, आपने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन ये सब क्लासिफाइड है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपका बेटा वापस ला सकते हैं। जॉयस गुस्से में चीखती है, तुम लोगों ने मेरा बच्चा छीन लिया, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन हॉपर धीरे से जॉयस का हाथ पकड़कर कहता है, अगर हमें विल चाहिए तो हमें इनकी बात माननी होगी। डील होती है। हॉपर और जॉयस को हैजमैट सूट्स पहनाकर पोर्टल रूम में ले जाया जाता है। जैसे ही हॉपर और जॉयस उस फ्लैशी पल्सेटिंग पोर्टल में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है। हवा में धुंध और राख जैसी पार्टिकल्स तैर रही हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, लेकिन उन पर स्लाइमी वाइन्स लिपटे हुए हैं। अजीब एनिमल जैसी आवाजें आती हैं, डिस्टेंट ग्राउल्स, जैसे कोई प्रेडेटर आसपास हो। जॉयस कांपते हुए कहती है, गॉड, ये जगह क्या है? हॉपर शांत रहते हुए बोलता है, जो भी हो, हमें विल को खोजना है, चलो जल्दी करो। मीनवाइल नैन्सी और जॉनथन अपने घर में डेमोगॉर्गन के लिए ट्रैप तैयार करते हैं। उन्होंने बेयर ट्रैप सेट किए हैं, गैसोलीन और लाइटर रेडी रखा है। जॉनथन कामली प्लान एक्सप्लेन करता है, मॉन्स्टर खून से अट्रैक्ट होता है, अगर हम इसे यहाँ ल्योर करें तो ट्रैप काम करेगा। नैन्सी नर्वस है लेकिन शॉटगन पकड़ते हुए कहती है, बार्ब के लिए और विल के लिए। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। स्टीव अंदर आता है। वो फ्लावर्स लेकर नैन्सी से माफ़ी मांगने आया था, लेकिन जब वो जॉनथन को वहाँ देखता है तो जेलसी और कन्फ्यूजन से झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि फाइट बढ़े, अचानक इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करने लगती है। घर की लाइट्स अनकंट्रोलेबली ब्लिंक करने लगती हैं। जॉनथन फुसफुसाता है, यह आ रहा है, और अचानक डेमोगॉर्गन दीवार फाड़कर अंदर आता है। मॉन्स्टर का एंट्री हॉरिफाइंग है। स्लाइमी फेसलेस क्रीचर जिसकी पूरी फेस ओपन होकर फ्लावर पेटल्स जैसी बनती है और अंदर शार्प टीथ्स दिखाई देती हैं। तीनों पैनिक में आते हैं, लेकिन फाइट शुरू हो जाती है। नैन्सी शॉटगन फायर करती है। जॉनथन बेयर ट्रैप एक्टिवेट करता है। स्टीव, जो पहले कॉवर्ड था, अब बैट उठाकर डेमोगॉर्गन के सिर पर वार करता है। आखिर में मॉन्स्टर को आग में फंसाया जाता है और वो जलने लगता है। गुस्से में वो चीखता है और दीवार तोड़कर भाग जाता है। स्टीव शॉक्ड लेकिन हीरोइकली स्टैंड करता है। उसका पूरा कैरेक्टर इस मोमेंट में बदल जाता है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन, लूकस और 11 स्कूल में छुपे हुए हैं। अचानक सोल्जर स्कूल घेर लेते हैं। ब्रेनर अंदर आता है और प्यार से 11 को कहता है, जेन मेरी बच्ची, घर चलो, यही तुम्हारी जगह है। 11 कांपते हुए पीछे हटती है, लेकिन माइक तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है, डोंट लिसन टू हिम, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम हमारी दोस्त हो, हमारी सुपर हीरो। 11 की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स उन्हें पकड़े, स्कूल हिलने लगता है। डिस्टेंट ग्राउल्स सुनाई देते हैं और अचानक डेमोगॉर्गन वॉल्स फाड़कर अंदर घुस आता है। मॉन्स्टर साइंटिस्ट्स पर हमला करता है। सोल्जर्स चिल्लाते हैं, गनफायर होता है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता। ब्रेनर भी मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है, हालांकि उसका प्रॉपर डेथ नहीं दिखाया जाता। फ्यूचर के लिए सस्पेंस छोड़ा जाता है। किड्स इस केओस में जिम की ओर भागते हैं। अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयस गहराई तक जाते हैं। चारों तरफ अजीब वाइन्स और स्टिकी सब्सटेंसेस है। अचानक हॉपर को मेमोरी फ्लैश होती है। उसकी बेटी सैरा हॉस्पिटल में डाइंग है। वो जोर से अपनी आंखें बंद करता है और विस्पर करता है, नॉट अगेन, इस बार मैं किसी बच्चे को नहीं। आखिरकार उन्हें विल मिलता है। वो एक क्रीपी हट जैसी जगह में दीवार से बंधा हुआ है। उसके मुंह और नाक से एक लंबा स्लाइमी टेंटिकल अंदर गया है। जॉयस हिस्टेरिकली चिल्लाती है, ओ गॉड विल। वो टेंटिकल खींचकर बाहर निकालती है। विल बेहोश पड़ा रहता है। हॉपर तुरंत सीपीआर करता है, कंप्रेशंस, ब्रेथ्स और बार बार चिल्लाता है, कम ऑन किड, ब्रीद, डोंट डू दिस टू मी। फाइनली विल खांसता है और हवा अंदर खींचता है। जॉयस रोते हुए उसे गले लगा लेती है। जिम में किड्स कॉर्नर हो चुके हैं। डेमोगॉर्गन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। माइक, डस्टिन और लूकस कांप रहे हैं। माइक रोते हुए 11 से कहता है, हम इसे रोक नहीं सकते, अब क्या करें?
11 धीरे से विस्पर करती है, मैं ही मॉन्स्टर हूं। माइक शॉक में कहता है, नहीं, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुमने हमें बचाया है, तुम हमारी सुपर हीरो हो। डेमोगॉर्गन उन पर झपटता है और उसी मोमेंट 11 आगे बढ़ती है। वो अपने हाथ उठाती है और पूरी ताकत लगाकर डेमोगॉर्गन को हवा में रोक देती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, नाक और कान से खून टपकता है। वो माइक की तरफ मुड़कर आखिरी बार कहती है, गुड बाय माइक। फिर एक जोरदार चीख के साथ 11 अपनी पूरी शक्ति अनलीश करती है। डेमोगॉर्गन धूल में बदलकर गायब हो जाता है, लेकिन उसी मोमेंट 11 भी वैनिश हो जाती है, हवा में डिसॉल्व होकर गायब। माइक चीखता है, नो। बच्चे शौक और डर में चुप रह जाते हैं। कहानी 1 महीने बाद जंप करती है, दिसंबर, क्रिसमस का समय। सब कुछ नॉर्मल दिखता है। विल वापस है, हॉकिंस फिर से शांत है। बायर्स फैमिली एक साथ डिनर करती है, खुश नजर आती है। जॉनथन ऑकवर्डली नैन्सी से मिलता है, लेकिन नैन्सी अब स्टीव के साथ है। माइक बार बार 11 की यादों में खोया रहता है। उसकी तस्वीरें देखता है, उम्मीद करता है कि वो वापस आएगी, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। डिनर के बाद विल बाथरूम में जाता है। वो मिरर के सामने सिंक पर झुकता है। अचानक उसे उल्टी आने लगती है और वो खून और एक छोटा सा स्लाइमी स्लग बाहर निकालता है। मिरर में देखते ही सीन बदल जाता है। अचानक वो खुद को अपसाइड डाउन की डार्क विजन में देखता है, चारों तरफ वाइन्स और डार्कनेस। एक पल में रियलिटी वापस नॉर्मल हो जाती है। विल डर कर सांस रोक लेता है, लेकिन अपने फैमिली से कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन है। आखिरी सीन में हॉपर जंगल में जाता है। वो चारों तरफ देखता है कि कोई आसपास नहीं है, फिर एक हिडन बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स में वह कुछ फूड कैन्स और एगोज, 11 का फेवरेट वॉफल, रखता है। इसका मतलब साफ है, 11 शायद अब भी कहीं जिंदा है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। हॉकिंस पर फिर से एक अजीब डरावनी चुप्पी छा जाती है।